बेवकूफ़ जो है, हमको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी तो तुमको पता नहीं जो कहाँ से मिलेगा वो चीज़ें। खड़ा हो जाओ। अच्छा, और क्या है MS मैथमेटिक्स जान रहे हो तो और क्या उसमें कोई रॉकेट साइंस है? किताब में घुस करके उसको ढूंढना है प्रश्न को। उसमें लिखल है मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6। तो सबसे अंतिम क्लास कौन है? छठा होगा, सबसे अंतिम क्लास होगा, उसको देखोगे मिल जाएगा। मतलब ढूंढना आप ही को पड़ेगा, खाना खिलाया नहीं जाता है। बैठो। प्रश्नावली 3 दूँ ना, 18वां तक हम लोग देखे थे। 19वां नंबर जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या पूछे थे, देखिए भाषा वाला सवाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जो भाषा वाला प्रश्न है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आज का क्लास हम लोग इसी पे करेंगे, जो भाषा वाला प्रश्न को कैसे हम लोग हल करते हैं। अवयवों का जोड़ घटाव गुना हम लोग को पता है, क्लियर है। अवयवों को जोड़ना घटाना गुना करना हमको पता नहीं ना। अब यहाँ पे हम लोग अवयवों को, जो भाषा वाला प्रश्न होगा तो भाषा पढ़ के अवयव बनाएंगे। अवयव क्या है? अवयव एक डिजाइन है। अवयव एक डिजाइन है ना, तो डिजाइन दिया हुआ रहता है तो अच्छी बात है, दिया हुआ रहता है, हम लोग जोड़ घटा गुना भाग कर लेते हैं जो कहता है। लेकिन यहाँ पे अवयव पहले बनाना होगा भाषा पढ़ के। भाषा पढ़ के पहले अवयव बनाएंगे, उसके बाद आप गुना करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जो प्रश्न कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। सही है। तो आइए हम प्रश्न को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है। मतलब व्यापार संघ मतलब कोई जो है व्यापार, जो एक कमेटी है। व्यापार संघ मतलब एक कमेटी है बिजनेसमैनों का। एक व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है, फंड है। 30,000 रुपये उसके पास है, एक टीम है कमेटी के पास, जिसे दो, जल्दी जल्दी बैठो, कौन नहीं मैं, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करना है। मतलब आप, एक व्यापार कमेटी है, उसके पास कितना पैसा का फंड है? 30,000 का फंड है, उसे दो जगह पे इन्वेस्ट करना है। मतलब पैसों को दो जगह पे इन्वेस्ट करना है। प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक और दूसरे ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। फुल स्टॉप। यहाँ पे और थोड़ा रुक करके समझेंगे। कमेटी के पास 30,000 रुपया है, उसको दो जगह पे इन्वेस्ट करनी है। पहला जगह पर उसे 5% का सालाना ब्याज मिलती है और दूसरे स्थान पर उसे 7% का सालाना ब्याज मिलती है। सही है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। 30,000 है, उसको दो जगह पे इन्वेस्ट करनी है। पहला जगह पे उसको 5% ब्याज मिलते हैं, दूसरी जगह पे 7%। ठीक है। अवयव गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो अलग अलग प्रकार में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे ताकि व्यापार संघ को कुल वार्षिक ब्याज, एक प्रश्न में कह रहा है 1,800 रुपया हो वार्षिक ब्याज और एक प्रश्न में कह रहा है 2,000 हो। फुल स्टॉप। अब इसको फिर से एक बार बोलेंगे। 30,000 रुपया फंड के पास, अपना भाषा में, कमेटी के पास 30,000 है, उसको दो जगह पे इन्वेस्ट करनी है। क्लियर। एक जगह पे 5% और एक जगह पे 7% का ब्याज मिलता है। कह रहा है जो पैसा 30,000 पैसा को बांट के कितना पैसा कहाँ पर, ब्रांड 1 में कितना पैसा लगाएगा, ब्रांड 2 में कितना पैसा लगाएगा, ताकि उसको साल के अंत में एक बार कह रहा है कि ये दो प्रश्न है इसमें। एक प्रश्न में कह रहा है कुल उसको ब्याज जो है 1,800 प्राप्त हो। नहीं समझ रहे ना। 30,000 को वो दो जगह पे बांट कर लगाएगा। एक जगह 5% ब्याज मिलता है, एक जगह 7। तो आप कहाँ लगाना चाहोगे जहाँ ब्याज ज़्यादा मिलेगा? 7 पर। तो हम अगर रहेंगे नॉर्मली, अगर कोई कंडीशन ना हो तो हम तो कहेंगे जी सभी पैसे 7 पे लगा दो। 30,000 है, पहला जगह पे 5% मिलता है, दूसरा जगह पे कितना मिलता है? 7। तो ज़्यादा ब्याज प्राप्त होने के लिए हम पैसा कहाँ लगाएंगे? 7 पर लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि जो दोनों जगह पे आपको पैसा लगाना है, कहाँ पर कितना पैसा लगाएंगे ताकि जो सालाना ब्याज टोटल कुल दोनों मिला करके, एक प्रश्न में कह रहा है 1,800 रुपये ब्याज हो, एक प्रश्न में कह रहा है 2,000। यहाँ तक समझे। और इस चीज़ों को थोड़ा सा लिख करके समझते हैं। कुल फंड कितना है, कुल रकम कितना है आपके पास? आपके पास कुल जो रकम है वो 30,000 रुपये है। क्लियर है। और उसको दो जगह पे बांटना है ना। तो देखिए मेरी बात को, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा। आपको नहीं पता है कि कहाँ पे कितना है, तो माना कि फर्स्ट ब्रांड में, फर्स्ट ब्रांड पर
फर्स्ट ब्रांड में लिखते हैं, फर्स्ट ब्रांड में निवेशित रकम, क्लियर है। फर्स्ट ब्रांड में निवेशित रकम कितना है, x रुपया मान लेते हैं, मतलब पहला जगह कितना पैसा लगाया x, तो सेकेंड ब्रांड में निवेशित रकम कितना हो जाएगा 30,000 माइनस x रुपया, क्लियर है, नहीं समझ रहे ना, क्योंकि 30,000 रुपया तो एक जगह पे हमको पता नहीं था कि कहाँ लगाएगा, तो मान लेते एक जगह पे कितना है x, तो दूसरा जगह पे कितना होगा 30 माइनस x। अगर 100 रुपया एगो को 10 दे दिए तो दूसरा को 100 माइनस 10, तब ना बचेगा, ठीक है। तो मतलब आपका दोनों ब्रांड में कितना कितना पैसा लगाओगे बता लिए, एक जगह x लग रहा है, एक जगह 30,000 माइनस x, मतलब दो जगह पैसा लगा। अब क्या करोगे, इससे एक आव्यूह बनाओगे, है ना, आव्यूह बनाओगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुनः माना कि, क्योंकि आव्यूह का नाम भी आप रखोगे, नाम रखोगे ना, तो नाम तो अपना मने से रखोगे 2600 लेटर में से कोई है कैपिटल लेटर से, तो माना कि एक आव्यूह बनाओ, यहाँ पे दो आव्यूह बनाना पड़ेगा आपको, एक आव्यूह में पैसा रहेगा और एक आव्यूह में परसेंटेज रहेगा, क्योंकि दो ही चीज़ें दिया गया है, एक दिया गया है पैसा और एक दिया गया है परसेंटेज, कहाँ कितना मिल रहा है, तो दो आव्यूह बनेगा, दोनों आव्यूह का नाम ए और बी रखिएगा, और एक आव्यूह में पैसा डालिएगा और एक आव्यूह में डालिएगा परसेंटेज, है ना। पैसा आपके पास कितने जगह पे है, दो जगह पे, परसेंटेज भी आपके पास दो जगह पे, मतलब दो दो अव्यय वाला दो आव्यूह बनेगा, क्योंकि आव्यूह में कम से कम कितने अव्यय होते हैं, कोई जो आव्यूह बनेगा तो आव्यूह किससे कहते हैं, आव्यूह का डिजाइन है जिसमें कम से कम कितने अव्यय होंगे, दो, ऐसा मानेंगे जब आव्यूह बनने के लिए कम से कम दो आइटम्स होगा, नहीं समझ रहे ना, दो अव्यय से भी आव्यूह बनेगा, तीन अव्यय से भी बनेगा, चार अव्यय से भी बनेगा, पांच अव्यय से भी बनेगा, आव्यूह तो बहुत सारा अव्यय से बनेगा, लेकिन प्रश्न के हिसाब से पता चलेगा कितना अव्यय दिया गया है। इस प्रश्न में मुझे कितने अव्यय दिए गए, दो, समझ रहे हैं ना, पैसा दिया गया है और परसेंटेज दिया गया है, पैसा भी दो ही दिया गया, परसेंटेज भी दो दिया गया, तो इस चीज़ों को बड़ी ध्यान समझेंगे। तो एक आव्यूह ए बनेगा, एक आव्यूह में हम रखते हैं पैसा, तो पहला जगह पे 100 रुपये लगाया, तो दूसरा जगह पे लगाया है 30,000 माइनस x, क्लियर है। क्या ये आव्यूह बना, ये आव्यूह की कोटि बताओ, 1x2 कोटि, क्लियर है, मतलब मेरा जो आव्यूह बना है वो 1x2 कोटि बना, ये पैसा है, समझ गया ना। ये आव्यूह ए जो है ये क्या है, पैसा। एक और आव्यूह बनाइएगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, जो ये आव्यूह बना है 1x2 कोटि का, तो अगला जो आव्यूह बनेगा वो 2x समथिंग का बनना चाहिए, क्योंकि हम जो दोनों आव्यूह बना रहे हैं तो दोनों आव्यूह को बनाने के बाद दोनों को गुना करेंगे, क्योंकि प्रश्न में खुद बोला आव्यूह के गुणन विधि का इस्तेमाल करना है, दो आव्यूह जो बनेगा दोनों को हम गुना करेंगे, तो दो आव्यूह को गुना संभव होने के लिए क्या शर्त है, क्योंकि गुना का शर्त हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी को गुना में प्रॉब्लम है क्या, किसी भी बंदे को जिसको गुना में प्रॉब्लम है, आव्यूह के गुना में, एक दोपहर में जा कर के एक 20 मिनट का वीडियो होगा, उसमें गुना को अच्छे से क्लियर किया गया है, 7-8 उदाहरण दे करके अच्छे से समझ लोगे, गुना क्लियर हो जाएगी, आव्यूह का गुना जब तक क्लियर नहीं होगा आव्यूह चैप्टर क्लियर नहीं होगी आप लोगों की, समझ रहे हैं। जब तक आपका गुना क्लियर नहीं होगा आव्यूह चैप्टर क्लियर नहीं होगी, क्लियर है। तो घर पे जाके आप गुना वाला एक वीडियो देख लो, आव्यूह को कैसे गुना किया जाता है, गुना कैसे होती, कोई दिक्कत है। तो दो आव्यूह का गुना होने के लिए क्या शर्त है, कुछ शर्त है ना, क्या शर्त है, पहला आव्यूह का स्तंभ दूसरा आव्यूह के पंक्ति के बराबर होना चाहिए, तब ये गुना होगा। मतलब पहला का स्तंभ जो है दूसरा के पंक्ति के बराबर होना चाहिए, तो पहला का स्तंभ, इसका स्तंभ कितना है 2, तो अगला जो आव्यूह बनेगा उसका पंक्ति ने 2 होना चाहिए हो, तभी तो गुना होगा ना, क्योंकि मुझे आव्यूह बनाना नहीं है, आव्यूह बनाने के साथ साथ उसे गुना भी करनी है, तो ऐसा ही आव्यूह न बनाएंगे ताकि गुना हो जाए। गुना होने का शर्त क्या है, पहला आव्यूह का स्तंभ दूसरा आव्यूह के पंक्ति के बराबर होना चाहिए, तो पहला का स्तंभ है 2, तो अगला का पंक्ति होना चाहिए 2, क्लियर है। तो अगला आव्यूह बनाते हैं, अब बी बराबर लिखते हैं, तो ए तो ठीक है ना, तो लिखेंगे पुनः अब बी, तो बताइए तो ए है, ए जो आव्यूह बना है उसमें पैसा डाले हैं, तब अगला जो आव्यूह बनाएंगे उसमें परसेंटेज डाल देंगे, तो मेरे पास परसेंटेज 2 है, 5% और 7%, मतलब उसमें भी 2 अव्यय है, 5 और 7, तो उससे कैसा आव्यूह बनेगा, 2 अव्यय था पैसा भी और 2 अव्यय है परसेंटेज भी,
तो अगर आपके पास दो अवयव है, कितना अवयव है? दो, तो संभव कोटियां कितना होगा? पहला प्रश्न भी हम देख चुके थे। अगर आपके पास दो अवयव है, कितना अवयव है? दो, तो संभव कोटियां क्या होगा? 1 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 1, याद है ना? सबसे पहला चैप्टर शुरू करते आप लोग देखे थे। अगर आपके पास अवयव है दो, तो कितनी संभव कोटियां? संभव कोटियां मतलब कितने टाइप के अवयव बन सकते हैं? तो 1 क्रॉस 2 का भी बन सकता है, 2 क्रॉस 1 का भी बन सकता है। अगर हम आपको कहेंगे कि आपके पास है 6 अवयव, तो संभव कोटियां कितना होगा? 1 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2, याद है ना? तो इसकी संभव कोटियां होगी 4। चारों में से कौन लेना है कौन नहीं लेना है, ये प्रश्न बताएगा हमको। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो यहाँ पे हमें क्या करना है? मेरे पास दो ही अवयव है, 5 और 7, तो वो दो अवयव से 1 क्रॉस 2 कोटि का बन सकता है, नहीं तो 2 क्रॉस 1 कोटि बन सकता है। 1 क्रॉस 2 बन चुका है, तो हमें 2 क्रॉस 1 बनाना पड़ेगा, तब ना 2 और 2 बराबर होगा। पहला का स्तंभ अगला के पंक्ति के बराबर होना चाहिए। तो ये है 1 क्रॉस 2, तो अगला 2 क्रॉस 1 होगा। समझ रहे हैं? तो एक चीज़ क्लियर हो गई, जो मेरा जो अभी बी बनेगा वो 2 क्रॉस 1 कोटि का बनेगा। तो 2 क्रॉस 1 कोटि खराब भी होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5% और यहाँ पे लिखेंगे 7%, कोई दिक्कत? और ये जो है ना, ये जो अभी हो ये परसेंटेज वाला है, कोई दिक्कत? तो ये है 1 क्रॉस 2, तो ये है 2 क्रॉस 1, कोई प्रॉब्लम? समझिए ना सवाल? प्रश्न समझे? प्रश्न में पैसा भी दो जगह पे दिया हुआ था, पैसा भी दो अवयव के रूप में, परसेंटेज भी दो अवयव के रूप में। तो एक अवयव बनेगा पैसा से, एक अवयव बनेगा परसेंटेज से। अवयव कैसे बनाएंगे? वो गुना का शर्त के हिसाब से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं अवयव के गुणन के द्वारा ये बताइए, जो एक जगह पर उसको 1800 का ब्याज मिलता है टोटल, और एक जगह पे मिलता है 2000 का। तो देखो सवाल कैसे बनाओगे। तो इसमें दो सवाल है। पहला नंबर सवाल में कुल ब्याज कितना है? पहला नंबर सवाल में जो आपका कुल ब्याज है वो 1800 रुपया है, कोई दिक्कत? तो देखो हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना? तो लिखेंगे चूंकि A गुने B बराबर 1800। हाँ बिल्कुल लीजिए, A गुने B बराबर 1800। तो हम लोग गुना करके A क्रॉस B 1800। अब समझ रहे हैं ना A क्या है? सो अरे भाई A क्या है? A जो है ये है, और जब दोनों को गुना करेंगे, मेरी बात को थोड़ा समझिएगा, यही थोड़ा साइड में समझ लो, समझ लीजिए। A जो है वो 1 क्रॉस 2 कोटि का है, ठीक है? और ये है 2 क्रॉस 1 कोटि का, ठीक है? तो ये दोनों कट जाएगा जब गुना होगा, तो है ना? गुना होगा तो कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा? 1 क्रॉस 1 बचेगा। और 1 क्रॉस 1 का अवयव नहीं होती है, अवयव होती है। 1 क्रॉस 1 क्या है? वो अवयव थोड़े है। 1 क्रॉस 1 मतलब 1, तो एक अवयव हो जाएगा। तो उधर तो एक अवयव है ही 1800। दो बराबर के दोनों तरफ बराबर होने के लिए जाति से होना चाहिए ना। अगर बराबर के इधर अवयव है तो बराबर को उधर भी अवयव होना चाहिए, बराबर के इधर अवयव है तो बराबर को उधर भी अवयव होना चाहिए, किसी चीज़ का मान ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे मुझे x का मान ज्ञात करना इंपॉर्टेंट है ना? तो बराबर की इधर अगर अवयव है तो बराबर को उधर भी अवयव होना चाहिए, बराबर की इधर अवयव है तो उधर भी अवयव होना चाहिए। तो बराबर के दूसरी तरफ क्या है? 1800 अवयव है, तो इधर भी अवयव होना चाहिए। जाहिर सी बात है A और B को गुना करने के बाद हमको अवयव भी मिलता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? कोई दिक्कत? तो अब हम क्या करेंगे? A और B को बैठाएंगे, समझ गए? चलिए बात कर लेते हैं। तो पहले A को लिखेंगे। A कहाँ गया? X और 30,000 माइनस X। देखिए ये मेरा A हुआ और ये हुआ B, 5%, 7%। और बराबर में क्या करना है? प्रश्न ने बोला है जो कुल ब्याज 1800, मतलब टोटल दोनों को मिलकर के 1800 होना चाहिए। अब आगे हम बढ़ाएंगे, दोनों को गुना करेंगे। तो गुना करने का शर्त क्या है? पंक्ति का स्तंभ से गुना होता है। पंक्ति का, तो एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ है उधर, तो एक के बार में गुना संभव हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पंक्ति बहुत ज़्यादा स्तंभ होता है तब ना बार बार होता है। तो एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ है तो एक ही बार में गुना संभव हो जाएगा। तो मतलब पंक्ति का स्तंभ से गुना होगा, तो x का 5%, इसका गुना x का होगा इससे, तो लिखेंगे x गुना 5% प्लस पंक्ति का स्तंभ से ना, तो इसका इससे और इसका इससे गुना होगा। अब क्या होगा? प्लस 30,000 माइनस x का 7%। अब बराबर कितना है? 1800। कोई दिक्कत? हमको अवयव विधि से बनाने के लिए कह रहा है, तब इतना पापड़ बेलना पड़ रहा है। अगर 8वां तरीका से बनाने का था ना, 8वां वाला विधि से, तो तुरंत हो जाता था। अगर 8वां में चूंकि इसीलिए नेम वाला इस्तेमाल करता तुरंत हो जाता है, लेकिन हमको बनाना अवयव मेथड से, आपको सीखना है ना। कोई दिक्कत नहीं। अब हम गुना हो गई। अब देखिए गुना कर लो, परसेंटेज हटाते हैं तो बटा में 100, तो यहाँ पे
5x बटा 100 पल्ले पर रहेगा, है ना। और यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा 100, 30,000 माइनस x गुने 7 बटा 100 नहीं हो जाएगा हो, अब बराबर कितना 1800। अब हम दोनों में से 100 कॉमन लेकर गुना कर लेंगे, x का मान निकल जाएगा अगला स्टेप में। हम क्या यहाँ लिखे, क्या थोड़ा मैनेज कर लोगे, मैनेज कर लीजिएगा। तो जैसे गुना का 100 कॉमन लेके भेज दे, नीचे बट्टा में 100 ऊपर जाएगा, तो बताओ कितना हो जाएगा 100, 5x और गुना कर लेते हैं माइनस 7x, एक के बार थोड़ा करते हैं, 5x होगा और ये गुना हो जाएगा तो 7 से इसमें भी गुना होगा, 7 से इसमें भी गुना होगा, समझ गए ना। तो माइनस 7x, तो इधर कितना हो जाएगा 5x अब प्लस 7 21, 21 पर क्या को सुनना 4 गो, 1 2 3 4, अब माइनस 7x बराबर, सही है क्या। अब मुझे इधर कितना हो जाएगा माइनस 2x बराबर माइनस 30,000, समझ रहे कि नहीं। 1,80,000 में से 2,10,000 जाकर घटेगा तो 30,000 बचेगा, तो x का मान निकलेगा मुझे 15,000, क्योंकि दोनों तरफ माइनस कट जाएगा, तो x का मान निकला 15, है ना। और x क्या है, प्रथम बरांड में निवेशित रकम x है, मतलब प्रथम बरांड में 15,000 निकला x का मान, तो प्रथम बरांड में 15 था, दूसरा में भी 30 माइनस 15 15, कोई दिक्कत। तो अंतिम में थोड़ा जगह चाहिए ये लिखने के लिए, अतः प्रथम बरांड में निवेशित रकम 15,000 तथा द्वितीय बरांड में भी निवेशित रकम 15,000, मतलब 1800 का उसको ब्याज कब मिलेगा, जब दोनों बरांड में सेम पैसा निवेशित करेगा, समझ रहे हैं ना। कोई दिक्कत, सवाल समझ रहे हैं ना। एक और सवाल इसी में है, एक बार करा कुल ब्याज कितना हो 2000 हो, प्रश्न सेम रहेगा, जिसमें a और b को करके 1800 लिखे थे, उसमें a गुने b बराबर 2000 लिखेंगे, तो x का अलग मान निकल जाएगा। नहीं समझ रहे, जो सवाल को थोड़ा लोचा हो रहा है तो 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे घर पे, क्लियर है। तो हमें थोड़ा सा और जगह चाहिए, पहले आप खाली कर लो जल्दी से, सब धीरे धीरे। अब ये तो x का मान निकल गया, अब हम लिखेंगे ना अंतिम में, अंत प्रश्न का अंतिम रूप देना जरूरी है। अतः तो प्रथम फर्स्ट ब्रांड में निवेशित रकम कितना 15,000 तथा सेकेंड ब्रांड में निवेशित रकम कितना होगा 15,000। आंसर हो गई ना। इसका दूसरा प्रश्न कह रहा है जो कुल वार्षिक ब्याज हो 2000, प्रश्न कह रहा है दूसरा, तो क्या कर लेंगे पुनः दूसरा नंबर में a और b को क्या कर लेंगे 2000 के बराबर कर लेंगे। बना लोगे क्या, a का मान बैठाओगे x और 30,000 माइनस x, और इसका भी 5% और 7%, वही करोगे जो हम लोग किए थे, याद है का, कोई प्रॉब्लम्स। और आपका अंतिम में निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, निकल जाएगा ना, बिल्कुल निकल जाएगा, कोई दिक्कत। तो बहुत आराम से बनाओगे। ये रहा सवाल नंबर आपका, ये एक भाषा वाला सवाल है पहला, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, थोड़ा इसको समझो। ये कौन सा सवाल था आपका, देखिए इसमें नंबर उड़ा हुआ है भाई, 20 नंबर सवाल देखिए, सभी लड़के ध्यान यहाँ होना चाहिए, 20 नंबर देखेंगे। कह रहे किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में, सारे बंदे ध्यान होना चाहिए, किसी स्कूल के पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन केमिस्ट्री किताब है, मतलब स्कूल का जो लाइब्रेरी है, स्कूल का जो पुस्तक का दुकान है, लाइब्रेरी नहीं है पुस्तक का दुकान, क्योंकि लाइब्रेरी से आप खरीद नहीं सकते हो, तो पुस्तक का दुकान ही कहेंगे। तो कह रहा है स्कूल का जो पुस्तक का दुकान है उसमें कह रहा है 10 दर्जन केमिस्ट्री है, सवाल को थोड़ा समझना पड़ेगा, 10 दर्जन केमिस्ट्री, 8 दर्जन जो है वो फिजिक्स है भौतिक विज्ञान, और 10 दर्जन अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की पुस्तकें हैं, ठीक है। 10 केमिस्ट्री, 8 फिजिक्स और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की किताब है, सही है। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया प्रति पुस्तक है, मतलब एक किताब का दाम है 80, 60 और 40। 80 रुपया केमिस्ट्री का, 60 रुपया फिजिक्स का और 40 रुपये इकोनॉमिक्स का, सही है,
ठीक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि, आव्यूह का प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तक को बेचने से दुकान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। फुल स्टॉप। समझ गए? मतलब सबसे पहले यहाँ पे मुझे पिछले प्रश्न में जो आव्यूह बनाया था वो 2 अव्यय वाला आव्यूह बना था, लेकिन यहाँ पे 3 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ दे रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स का दाम। कोई दिक्कत? तो इसमें तो कोई लोचा नहीं। समझ गए? तो सीधे हम मानना शुरू करेंगे, सीधे 2 आव्यूह बनाएंगे। माना कि एक आव्यूह बनाएंगे, एक आव्यूह जो बनाएंगे वो पुस्तकों की संख्या वाला बनाएंगे। एक आव्यूह जो बनाएंगे ना वो क्या है, पुस्तकों की संख्या वाला बनाएंगे। एक आव्यूह जो बनेगा वो पुस्तकों की संख्या वाला बनेगा। तो चलिए पुस्तकों की संख्या, 3 पुस्तक की, कितना पुस्तक है? 3 प्रकार का है। 10 दर्जन केमिस्ट्री, 10 दर्जन, तो 10 दर्जन मतलब 120 है ना। तो ऐसा बनाते हैं 120। फिर है 8 दर्जन है फिजिक्स, 12 8 96। फिर है 10 दर्जन, ये हम 1x3 का बनाए ना, क्योंकि 3 था, 1x3 का बनाए। तो फिर अगला 3x1 का बनेगा। समझ गए? तो पुनः बी जो है, बी क्या होगा? दाम, कीमत वाला ना होगा। तो ये 1x3 का बना, तो वो 3x1 का मुझे बनाना पड़ेगा। समझ गए? तो आइए हम 3x1 का बनाते हैं। फिजिक्स का दाम कितना है? वो का 80, इसका 60 और इसका, ये है पुस्तकों का संख्या। समझ गए ना? तो ये जो मेरा है वो फिजिक्स, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स। ठीक है। और ये उसका दाम है। किसका दाम है? फिजिक्स का, सॉरी ये केमिस्ट्री का दाम है, ये फिजिक्स का और ये इकोनॉमिक्स। कोई दिक्कत? और कह रहा है दोनों को गुना करना पड़ेगा। ये जो है वो 3x1 कोटि का है। जब दोनों को गुना करेंगे तो कुल कितना पैसा मिलेगा। यहाँ पे बराबर करने के लिए कुछ नहीं पूछ रहा है, हमको चाहिए। तो सीधे लिखेंगे, तो अब अतः लिखेंगे अब ए गुने बी, ए और बी को गुना कर देंगे। कोई दिक्कत? जैसे ए और बी को गुना करेंगे, लेकिन फिर मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से। आप कहेगा सर ए और बी को गुना कर रहे हैं, हम बी ए को भी तो गुना कर सकते हैं। तो थोड़ा इस चीज़ों को समझिए। ए बी पहले लिखते हैं। तो ए है 1x3 और बी है 3x1, याद है ना। तो जब दोनों गुना होगा तो ये 3 कैंसिल होगा, 1x1 ना बचेगा। लेकिन जब उल्टा करके गुना होगा b×a, तो 3x1 और 1x3। नहीं समझ रहे हो ना? ये ए बी हो रहा है और इधर बी ए हो रहा है। तो क्या ये गुना हो सकता है क्या? हाँ, इसमें भी गुना हो सकता है। गुना होने का शर्त क्या है? पहला का स्तंभ दूसरा के पंक्ति के बराबर होना चाहिए। तो इसमें भी स्तंभ पंक्ति बराबर है, लेकिन मेरा जब ये बनेगा वो 3x3 का बनेगा। नहीं समझ गए? थोड़ा दिमाग लगाने की बात कर लिए। तो अगर हम ए और बी को गुना करते हैं तो भी स्तंभ और पंक्ति बराबर है, उलट करके गुना करते हैं तो भी स्तंभ और पंक्ति बराबर है। लेकिन हम इसमें से ले भाई दोनों गुना संभव है, ए गुने बी भी संभव है, बी गुने ए भी संभव है। तो आप कहिएगा कि सर ए गुने बी करो चाहे बी गुने ए करो, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, अंक में फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 गुने 3 या 3 गुने 2 बराबर हो, लेकिन आव्यूह में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आव्यूह में ए गुने बी कुछ और हो जाएगा, लेकिन बी गुने ए कुछ और हो जाएगा। समझ रहे? जैसे यहाँ देखो, ए गुने बी एक अव्यय प्राप्त होगा, 1x1 अव्यय होता है ना, लेकिन बी गुने 3x3 कोटि आव्यूह प्राप्त हो जाएगा, 9 अव्यय वाला। 3 या 9 अव्यय होगा। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है? ये कि ये हमको तो कुल दाम न ज्ञात करना है। कुल दाम का मतलब एक अव्यय चमक चाहिए, नहीं चाहिए? हमको प्रश्न कर रहा है टोटल किताब को बेचने पर कुल प्राइस कितना होगा। एक रकम पूछ रहा है हमको, एक रकम। तो क्या ये तो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये रकम थोड़ी, ये तो एक डिज़ाइन है। अभी तो एक डिज़ाइन होती है ना। तो मुझे इसमें कौन ले, ए बी करना पड़ेगा कि बी ए करना पड़ेगा? ए बी। तो इसलिए लिखेंगे अब ए बी बराबर, तो ए को पहले लिख लो, 120 96 120, और यहाँ पे आप बी लिखोगे 80 60 और 40, और आपको दोनों को गुना करना पड़ेगा। तब देखिए एक के बारे में फरियाद आएगा, क्योंकि पहला पंक्ति का स्तंभ से गुना होता है, तो पंक्ति एक ही है और स्तंभ एक ही है, एक के बारे में गुना संभव हो जाएगा। तो इसको गुना कर लो। तो 120 को किससे गुना होगा? 120 गुने 80 प्लस 96 गुने 60, 120 गुने 40।
क्या आप लिख लोगे क्या? गुना करके जोड़ लोगे? अरे जोड़ घटा गुना आता है ना, जो आपको आएगा डॉट 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 में वही आपकी आंसर हो जाएगी कुल पढ़ाई। इसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये एक दूसरा सवाल है, बनाएंगे भाषा वाला। जल्दी खाली करिए, 2 सवाल और है जिसको हम लोग देखना चाहेंगे। जल्दी आइए, 2 सवाल और है, देख ही लेते हैं, चैप्टर खत्म कर लेते हैं। अब करा देखिए, एक स्टेटमेंट दे रखा है आपको। प्रश्न जो है ना, ये 21वां और 22वां प्रश्न को बनाने के लिए कुछ कथन सुनिए। 21वां और 22वां प्रश्न बनाने के लिए प्रश्न में कुछ बोल रहा है। प्रश्न में कुछ ऐसा बोल रहा है, कह रहा है मान लीजिए कि XYZWP मतलब सब कैपिटल है, अवयव को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है XYZWP मतलब 5 अवयव है। मतलब मेरे पास जो अवयव है वो X है, Y है, Z है, W है और P है। ये प्रश्न कर रहा है। तो XYZW, तो X जो अवयव है वो 2 क्रॉस N कोटि का है, Y जो अवयव है वो है 3 क्रॉस K कोटि का, और Z जो मेरे पास अवयव है वो है 2 क्रॉस P कोटि का, और W जो मेरे पास अवयव है वो N क्रॉस 3 कोटि का, और P जो है वो क्या है? P क्रॉस K। ये क्या है? ये सब जो है वो दी गई अवयव की कोटियां हैं, ठीक है। अब हमको कह रहा है कि जो नीचे दिए गए प्रश्न 21 और 22 में सही उत्तर चुनिए। इसकी मदद से सही उत्तर चुनिए 21 और 22 में। अब आप 21वां सवाल पढ़ोगे आप इसकी मदद से। सबकी कोटियां आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं हम लोग। 21 नंबर में कह रहा है PY प्लस WY के परिभाषित होने के लिए NK तथा P पर क्या प्रतिबंध होना चाहिए। सवाल को थोड़ा समझिएगा। ये प्रश्न आपको दे रहा है, मतलब कह रहा है ये परिभाषित होने के लिए, मतलब ये फाइंड होने के लिए। परिभाषित होने का मतलब इसका मान निकल जाना चाहिए। फाइंड, परिभाषित होने का मतलब ज्ञात होना। अरे परिभाषित होने का मतलब उसे प्राप्त किया जाना। तो कह रहा है इसका मान फाइंड करने के लिए NK और P पर क्या प्रतिबंध होना चाहिए। समझ रहे, पूछ रहे? मतलब हमको पूछ क्या रहा है? NK P पर प्रतिबंध मतलब NK और P में क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, मतलब उस पर क्या कैसा होना चाहिए, मतलब N कैसा होना चाहिए, P कैसा होना चाहिए, K कैसा होना चाहिए। N प्रश्न पूछ रहा है NK और P, क्योंकि NK P कोई अंक तो है ना, चर है। तो कह रहा है NK P पर क्या प्रतिबंध होना चाहिए, मतलब NK P को कैसा कैसा होना चाहिए, यही प्रश्न कह रहा है। आइए हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं PY प्लस WY को। तो पहले P लिख लो। अरे P लिखेंगे ना तो कहते हैं P की कोटि कितना है? P क्रॉस K। अब उसके बाद क्या लिखोगे? अब क्या लिखोगे? अब लिखोगे Y। Y कहाँ गया? 3 क्रॉस K प्लस, ध्यान देखना ना, प्लस। फिर W लिखोगे। W की कोटि कहाँ गया? N क्रॉस 3 इंटू, फिर Y लिखोगे। Y की कोटि कहाँ गया? कहाँ गया भाई? 3 क्रॉस K। क्या हम सभी अवयव को बैठा लिए? क्या सभी अवयव पुट कर लिए हम लोग? ओके, सभी अवयव पुट हो गई है। अब आपको क्या करना है, देखना है कि यहाँ पर गुना होना चाहिए और यहाँ पे पहले, क्योंकि पहले ये दोनों गुना होगा तब ना बाद में जुटेगा। तो ये और ये दोनों गुना होना चाहिए। ध्यान, कोई कॉमन नहीं, पहले ध्यान सुनिए। पहले ये दोनों को गुना होना चाहिए, बाद में जुटना चाहिए। तो ये 2 अवयव जो है गुना है। तो ये 2 अवयव को गुना होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? यहाँ पर दोनों अवयव को गुना करना है ना, तो यहाँ पर दोनों अवयव को गुना करेंगे तो जैसे ही गुना करेंगे तो गुना करके 1 हो जाएगा। तो गुना करने के लिए कंडीशन क्या है? जो K को 3 न होना चाहिए। शर्त क्या है? पहला अवयव का स्तंभ दूसरा अवयव के पंक्ति के न बराबर होना चाहिए। तो पहला अवयव का स्तंभ K, दूसरा अवयव का पंक्ति। मतलब यहाँ से मुझे प्रश्न क्या निकल रहा है? यहाँ से मुझे बोल रहा है कि K बराबर 3 होना चाहिए। मतलब ये दोनों गुना तभी होगा जब K को 3 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, K 3 के बराबर हो गया। ये भी ना सवाल ही नहीं पूछ रहा है जो N, K और P को कैसा कैसा होना चाहिए, यही तो प्रश्न पूछ रहा है। तो
k को 3 होना चाहिए। चलो k 3 हो गया, अब गुना होगा। अब गुना होने के बाद जो अभी बनेगा उसकी कोटि कितना बचेगा, p क्रॉस k। अरे भाई जब ये दोनों गुना हो गया, गुना होने के बाद पहला सम और दूसरा पंक्ति बराबर हो गया और कट गया, तो बचता है p और k न बचता है, कोई दिक्कत। ये दोनों गुना हो गया, पल्ले पड़ रही है। अब प्लस, अब सेम टू सेम यहाँ गुना करोगे आप, ये दोनों को गुना होने के लिए क्या होना चाहिए, इस 3 को 3 के बराबर होना चाहिए। अरे पहला का स्तंभ दूसरा के पंक्ति के बराबर होना चाहिए, तो इस 3 को इस 3 के बराबर होना चाहिए, जो कि है 3 तो 3 के बराबर है ना। मतलब यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला, ये तो ऑलरेडी बराबर है, गुना संभव है। तो यहाँ से मुझे क्या बचेगा, n क्रॉस k बचेगा ना, कोई दिक्कत। क्या गुना हो गई, और गुना होने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत है k बराबर 3 होना चाहिए, जो कि हुआ। अब ये दोनों जुटेगा, गुना हो गया। अब ये दोनों क्या होगा, जुटेगा। तो दोनों को जुटने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, दोनों की कोटियाँ समान होना चाहिए। मतलब दो आव्यूह को जुटने के लिए क्या कंडीशन है, कोटियाँ समान होना चाहिए। मतलब इसकी कोटि है p क्रॉस k और इसका कोटि है n क्रॉस k। मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे p को n के बराबर, क्योंकि k तो है ना। तो जैसे ही ये जुट करके सेम होगा, नहीं जुट करके सेम होगा, तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगा, यहाँ से कंडीशन क्या निकलता है, k तो है ही, p को n के बराबर होना चाहिए। मतलब दोनों को जुटने के लिए p क्रॉस k n क्रॉस k है, k तो बराबर है ना, ये p और n दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10, 20 है तो 20, 30 है तो 30। समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहा है का लड़का, समझा। तो मतलब ये पूरा सिस्टम को परिभाषित होने के लिए n k और p में क्या प्रतिबंध है, तो k 3 होना चाहिए और p बराबर n होना चाहिए, यही ना कंडीशन है। समझ रहे हैं, क्या होना चाहिए, k बराबर 3 होना चाहिए और p बराबर। तो अंतिम में लिख सकते हैं ना, अतः k बराबर 3 होना चाहिए और n बराबर p बराबर n होना चाहिए। आपको बताइए ऑप्शंस मिला लो, k बराबर 3 और p बराबर n, ऑप्शन नंबर ए सही है। और भी सवाल है का, इसका एक और है 22वां, आप देखोगे 22वां। तो 22वां जो प्रश्न है वो कुछ ऐसा है, कह रहे यदि n बराबर के, प्रश्न में दिया गया है n बराबर p, ये प्रश्न में दिया है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये प्रश्न बोल रहा है, दिया हुआ है। तो आव्यूह 7x माइनस 5z, 1 मिनट, 7x माइनस 5z की कोटि पूछ रहा है। क्या बात कर रहा है, पूछ क्या रहा है, इसकी कोटि पूछ रहा है, इसकी कोटि बराबर वाट पूछ रहा है। समझ गए, सिंपल फंडा। तो पहले तो ये सबमिट करके यहाँ आएगा तब ना हम कोटि बताएंगे। तो मेरी बात तो समझिए, 7 तो एक अचर है, तो 7 से किसी भी आव्यूह में गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी अंक से किसी आव्यूह में गुना होगा तो कोटि में बदलाव नहीं होता। जैसे 3 से गुना करना था, सब में ना 3 से गुना हो जाता है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे 7 और आव्यूह की कोटि कितना है, इसका x का कोटि कितना है, 2 क्रॉस n और -5, इसकी कोटि कितना है भाई z का, 2 क्रॉस, सही है, ठीक ठीक। अब हमें लग रहा है 7 से गुना होने बाद कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अरे भाई कोई फर्क पड़ता है, ये भी 7 से 5 से गुना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये दोनों को घटने के लिए, मतलब 7 से गुना करने के बाद भी ये 2 क्रॉस n ही रहेगा और ये 2 क्रॉस p ही रहेगा, सही है, बढ़िया। अब दोनों को घटने के लिए कंडीशन है, दोनों को घटने के लिए कंडीशन है कि दोनों की कोटि समान होना चाहिए। मतलब 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस दोनों सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी 2 और 2 तो बराबर है ही, नहीं समझ रहे ना, मतलब 2 और 2 तो बराबर, बस n को p के न बराबर होना पड़ेगा, है ना। तो आपको प्रश्न में n बराबर p दिया हुआ। अच्छा, मतलब इसकी कोटि बनाने के लिए हमको खुद प्रश्न बोल रहा है n बराबर p है, इसका मतलब क्या, प्रश्न में n और p दोनों बराबर है ही, इसका मतलब या तो 2 क्रॉस n हो या 2 क्रॉस p हो। नहीं समझ रहे का, मतलब ये आम अभी ये इमली दिख रहा है और दोनों को घटना है तो दोनों को सेम होना पड़ेगा। या तो दोनों की कोटि 2 क्रॉस n हो जाए या तो दोनों की कोटि 2 क्रॉस p हो जाए। नहीं समझ रहे ना,
दोनों को घटने वाले, यहाँ पे दो शर्त है, या तो दोनों की कोटि 2 क्रॉस n हो जाए, या तो दोनों की कोटि 2 क्रॉस p हो जाए। तो यहाँ पे शर्त बनता है 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p, कोई दिक्कत? और आप ऑप्शन मिला, ऑप्शन कहाँ गया? ऑप्शन दोनों में से कोई एक ले लो, समझ गया ना? तो आपको कौन 2, देखिए 2 क्रॉस n कहाँ, दोनों का कहाँ है? ऑप्शन बी p क्रॉस 2 है, लेकिन 2 क्रॉस p होना चाहिए, ऑप्शन एक होगा। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है बी 2 क्रॉस n, है ना? अरे भाई 2 क्रॉस p हो या 2 क्रॉस, लेकिन आपको प्रश्न में 2 क्रॉस n, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है, कोई दिक्कत? और ऑप्शन बी ये है, ये वाला। क्या आप कहानी समझ रहे हो? दूसरा एक्सरसाइज क्लियर? और जब भी कोई एक्सरसाइज क्लियर हो तो रिवीजन 1 से लेके 2200 सवाल को बना लो और आपकी बढ़िया चीज़ें क्लियर हो जाएगा। जोड़ घटाव गुना और कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगा, तो आप आगे बढ़ोगे तो आपको बड़ी मज़े में बढ़ोगे। तो पीछे वाले को क्लियर करते रहोगे तो आगे पढ़ने में मज़ा आएगा। ये है रहा आपका आज का प्रश्न, खाली कर लीजिए आप इसको।